लगा दो क्वेश्चन नंबर। अच्छा वो हम सब बात करते हैं, क्लास के बात करते हैं। और जिनको असाइनमेंट सबमिट करना है वो लोग सबमिट कर दीजिए भाई। चलिए बंद कर दीजिए बेटा लाइट। अच्छा नहीं लाइट नहीं बंद कीजिए तो फिर आप लोग लिख नहीं पाएंगे। यहाँ जो जो चीजें लिखनी है वो कुछ भी चीजें मैंने लिख दी हैं, आप वो अपने कॉपी में पहले उतारते चलिए, मतलब बुक में अपने लिखते चलिए। उसके बाद जहां जहां भी लिखा हुआ है सब जगह बुक में लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे है आप उसको लिखते चलिए, ठीक है। ये लिखा हुआ सेट ऑफ ऑल बेसिक चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, मतलब इस यूनिट के अंदर हम लोग सारे बेसिक चैलेंजेस पढ़ेंगे जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है। तो आप देखो कोई एडमिट होगा तो एडमिट कर देना अगर कोई एडमिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस के बारे में यहाँ पढ़ना है, ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, एलोकेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन, ये तीन चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए शार्पनर मेरे पास कहाँ से होगा? नहीं बेटा शार्पनर पेन है, शार्पनर, ठीक है। चलिए अब इस यूनिट में हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं। चैप्टर पे जब आते हैं हम लोग तो चैप्टर है अपना पॉवर्टी का। इस चैप्टर में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बड़ी ऊट पटांग सी चीजें हैं जो अपने को समझनी है। जो नॉर्मल चीजें हैं उन पे हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, जो ऊट पटांग चीजें उससे ऊट पटांग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ एडम स्मिथ का एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, ठीक है। एक वर्ड लिखा हुआ है, बोलता है नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लरिशिंग एंड हैप्पी। फ्लरिशिंग का मतलब होता है बेहतरीन होना, ठीक है। फ्लरिश करने का मतलब होता है अच्छा करना। तो बोलता है कोई भी सोसाइटी ठीक, चलिए बोलता है कोई भी सोसाइटी, नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लरिशिंग एंड हैप्पी ऑफ विच द फार ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेंबर्स आर पुअर एंड मिजरेबल। बोलता है कोई भी सोसाइटी में लोग फ्लरिश नहीं कर सकते, बढ़िया नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते अगर उसका ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेंबर्स, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें अगर पुअर और मिजरेबल है। पुअर और मिजरेबल में क्या फर्क होता है, ठीक है। पुअर का मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति जिसके पास बेसिक नीड्स को फुलफिल करने का साधन या संसाधन नहीं है, उसको हम लोग पुअर बोलते हैं। और मिजरेबल किसको बोलते हैं? मिजरेबल, हाँ, मिजरेबल का मतलब होता है जिसकी स्थिति बहुत दीनहीन है, दयनीय स्थिति है जिसकी एकदम। पुअर का मतलब हो गया कि उसके पास कभी न कभी बेसिक नेसेसिटीज के लिए कुछ चीजें कभी न कभी आ जाती हैं। मिजरेबल का मतलब हो गया कि जिसकी चारों तरफ से हालत खराब है, ठीक है। यहाँ सिर्फ हालत खराब के बारे में ही पढ़ना है, हालत अच्छा कुछ नहीं है। सबसे पहले ना तो इस टॉपिक के ना ऊपर लिख लीजिए ये कि भाई पॉवर्टी पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पॉवर्टी पढ़ाया क्या जाता है। सबसे पहले ऊपर में ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग पॉवर्टी इज टू इरेडिकेट इट, सिंपल, ठीक है। कभी भी आपसे पूछे ना, ये क्वेश्चंस बहुत पूछता है, खास करके भाई जो लोग सिविल सर्विसेज में जाने का सोच रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर तो एकदम घोल के पीना पड़ेगा। तो जब बेसिक ज्ञान आपको इस चैप्टर का होगा ना तो आपको बहुत सारी इस चैप्टर से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आगे सिविल सर्विसेज वाले लोगों के लिए निकलने वाली है, ठीक है। इस चैप्टर से, इसके अगले वाले चैप्टर से, ह्यूमन डेवलपमेंट के चैप्टर से, इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर से, मतलब इंडियन इकोनॉमी तो पूरा घोलना पड़ेगा बढ़िया से, जिनको सिविल सर्विसेज का सोच रहे हैं जो लोग, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भाई, गजब, अजीब अजीब तरह का क्वेश्चन पूछेगा, अजीब अजीब तरह का क्वेश्चन जिसका कोई सर पैर नहीं होगा। मतलब हम एक इंटरव्यू देख रहे थे वहां पे, मतलब यूपीएससी बोर्ड का तो खैर इंटरव्यू देख ही नहीं सकता कोई भी, मॉक इंटरव्यू देख रहे थे, गजब तरह, मतलब एक वो मेटलर्जिकल इंजीनियर था, आईआईटी खड़गपुर से लड़का जो था वो मेटलर्जिकल इंजीनियर था। उसको उससे सबसे पहले तो ये सवाल पूछा, हाँ उसका बहुत अच्छा प्रोफाइल था, हाँ, ये भी बहुत बड़ा इशू होता है, उसका ना एकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छा था,
ठीक है। 10th-12th में बहुत अच्छा रिजल्ट था, IIT ग्रेजुएट था भाई साहब, उसका भी अच्छा रिजल्ट था। उसके बाद वो इंडियन मेटलर्जिकल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया का है, ठीक है, इंडियन मेटलर्जिकल सर्वे, ठीक है, ग्रुप करके एक इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट का, उसमें वो डिप्टी सेक्रेटरी था, ठीक। और उसके बाद फिर वो दोबारा यूपीएससी, मतलब कि ऑलरेडी वो व्हाइट कॉलर जॉब में था, दोबारा से फिर वो यूपीएससी ट्राई कर रहा था, ठीक है। उससे सबसे पहले सीधा सवाल यही करता है कि आपका एकेडमिक्स इतना अच्छा है, आपको नहीं लगता कि आपको एक टीचर होना चाहिए? तो उसने बोला कि नहीं सर, मेरे को लगता है कि मेरे अंदर यूपीएससी का पोटेंशियल है। बोलते हैं कि नहीं, अभी तो देश को ज्यादा टीचर्स की जरूरत है, ठीक। और अजीब अजीब सा सवाल करता है जिसका कोई आप मतलब एक्सपेक्टेड आंसर, अब इसका क्या ही जवाब देगा आदमी? भाई तुम कह रहे हो टीचर की जरूरत है, बन जाते हम टीचर, ठीक है। तो आदमी को गुस्सा चढ़ने लगे, ऐसे तो सवाल, ऐसे सवाल पूछता है। तो ये पॉवर्टी क्यों पढ़ना है, इसका ना सबसे पहले रीजन ही नहीं निकलता कि भाई इंडियन इकोनॉमिक्स के सिलेबस में पॉवर्टी किस रीजन से रखा है। क्या मतलब कि इंडियन इकोनॉमी का ये एक फीचर है, इस वजह से ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, या क्या वजह है? तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले है कि भाई देखो, किसी चीज को अगर हटाना है तो पहले उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसी चीज को समझने के लिए ये बोलता है कि पॉवर्टी अपने को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीइंग पॉवर्टी इज टू इरेडिकेट इट, इसको हटाने के लिए हम लोगों को पॉवर्टी पढ़ना पड़ेगा। आइए, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप अंडरलाइन करते चलिए, ठीक है। मेरे साथ में आपके पास बुक है, आप आराम आराम से अंडरलाइन करते चलिए, मेरा अंडरलाइन पूरा किया हुआ है, इसलिए मैंने ऐसे ही आपको प्रोजेक्ट कर दिया कि आप इसको अंडरलाइन करते चलिए। बुक नहीं है एनसीईआरटी? अच्छा कोई बात नहीं, एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो ना, फॉर द टाइमिंग डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, उससे पढ़ लो। वीके ओरी है, कोई दिक्कत नहीं है, वीके ओरी से तुम अगर सेकंड रीड करना चाहते हो सेकंड रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। भेज दें क्या? है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, यही वाला प्रोजेक्ट यही देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलता है सबसे पहले हमारे पास में क्या बोलता है, प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स टू द पुअर एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी हैव बीन द मेजर एम्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बोलता है इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ तो हम लोगों का जब 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, तो 5 ईयर प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ही हुआ करता था हम लोगों का कि भाई पॉवर्टी इरेडिकेट करना है, ठीक है। बिकॉज इंडिया में रैम्पेंट पॉवर्टी हर जगह, बहुत ज्यादा पॉवर्टी है हर जगह, तो उसको इरेडिकेट करना इंडिया के लिए बहुत जरूरी था, ठीक है। तो बोलते हैं कि हमारा डेवलप्ड इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का एक बहुत बड़ा एम था, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि पॉवर्टी इरेडिकेट होना चाहिए, ठीक है। पॉवर्टी इरेडिकेट अगर नहीं होगा तो फिर आगे हम लोग काम नहीं कर सकते। बोलते हैं द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट दैट द सक्सेसिव 5 ईयर प्लान एनविसेज लेड एम्फेसिस ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, अंत्योदय, ठीक है। बोलता है कि जो सबसे अंत में है उनका उदय होना चाहिए। अंत्योदय का यही मतलब है, मतलब कि जो सबसे अंत में है, जो सबसे डिप्राइव्ड है, उनको सरकार अपने 5 ईयर प्लान के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस के थ्रू, उनके उनके अपलिफ्टमेंट के थ्रू सरकार उनको क्या करके लेके आए, ऊपर तक लेके आए। ये इंडिया का सबसे बड़ा एम रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया का। उसके 5 ईयर प्लान में भी ये रिफ्लेक्ट होता है, जगह जगह और अभी तक रिफ्लेक्ट होता चला आ रहा है। जिस तरीके से सैंक्शंस किए जाते हैं, जिस तरीके से स्कीम्स दिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोगों को बहुत सारे स्कीम्स पढ़ने हैं, जानने ना जानने का क्या है, बहुत सारे स्कीम्स पढ़ने हैं अभी हम लोगों को इसके अंदर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बोलता है अंत्योदय इंटीग्रेटिंग द पुअर इनटू द मेन स्ट्रीम। इस शब्द को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर लिखने में ये सब शब्द ना आपको मदद करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। इंटीग्रेटिंग द पुअर इनटू द मेन स्ट्रीम। तो भाई सवाल उठता है कि पुअर को मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जाएगा पुअर को मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट? वही तो पढ़ना है। आपके दिमाग में क्या बात आती है कि पुअर्स को किस तरीके से मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट किया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा मौका देके, प्रिविलेज देके, उनको कंसेशनल रेट्स पे बेसिक नीड्स की चीजें अवेलेबल करा के, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा के, सब्सिडीज प्रोवाइड करा के, रिजर्वेशन प्रोवाइड करा के, या XYZ और गवर्नमेंट को या ब्यूरोक्रेसी को जो भी पॉइंट लगता है जिससे कि हम लोग पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो सारी चीज देखो, हर चीज का पॉजिटिव्स है, उसका नेगेटिव्स भी है, तो हम लोग नेगेटिव्स पे बात ना करें, पॉजिटिव्स पे बात करें। जहां पे कोई अगर स्कीम में कुछ होगा तो हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप रही रहे वेलफेयर स्टेट में है, तो फिर आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि सरकार मेरे पैसे से क्या कर रही है, पुअर का अपलिफ्टमेंट कर रही है। ये तो होगा ही होगा, ठीक है, बिकॉज यू आर रेजिडेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। वेलफेयर स्टेट में आपका पैसा पुअर के अपलिफ्टमेंट के लिए जाएगा, बट ऑब्वियस है, नहीं तो आमिर खान की तरह आप भी क्या हो जाइए, बाहर जाके बस जाइए, ठीक है। नहीं तो अगर आप इंडिया में रहेंगे तो आपका पैसा तो इंडिया यूज करेगा ही करेगा। आइए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक जवाहरलाल नेहरू का कोट दिया हुआ है, बोलता है व्हाइल एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
जिसने कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब जो टीम थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, डिजाइन किया, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोला। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसे प्रावधान, आर्टिकल सुना है आप लोगों ने, आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल, आर्टिकल 370, ठीक है, आर्टिकल 370 का खूब हल्ला सुना होगा आपने, है ना। क्या हुआ था आर्टिकल 370 में? जमीन नहीं खरीद सकते आप वो आर्टिकल 370 के अंदर, ठीक है, सही से समझो भाई, कोई कभी पूछ देगा, ठीक है, तो बोले हम जमीन खरीद सकते हैं जम्मू कश्मीर में जा करके, अगला बोलेगा हम सेब का पेड़ उगा लेंगे जम्मू कश्मीर में, उसका तो दिमाग ही वही चल रहा है, ठीक है, वो तो अलग ही दुनिया में चल रहा है, उसको छोड़ दो भाई, ठीक है। हाँ, स्पेशल प्रिविलेज स्टेट का जो दर्जा दिया हुआ था स्पेशल स्टेट का, ठीक है, वो खत्म हो गया। और भी कुछ था क्या आर्टिकल 370 के साथ में? हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे पूरे तरीके से इंप्लीमेंटेड नहीं था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स थे जो वहां इंप्लीमेंटेड नहीं थे, उनको भी इंप्लीमेंट करा दिया गया, बस यही हुआ, मतलब कि उसको हम लोग मेन स्ट्रीम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके चले आए, ठीक है। चलिए, आपको वो आर्टिकल नहीं पढ़ना है, जब पढ़ना होगा तो पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कर रही थी, जवाहरलाल नेहरू ने बोला दिस अचीवमेंट इज बट अ स्टेप एंड ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। बोलता हमें जो इंडिपेंडेंस मिला है ये हमारे लिए ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी खुला है, मौका खुला है, टू द ग्रेट ट्रिम्स एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट अस, द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बोलता है ये जो बातें हैं ना, ये जो बातें लिखी गई हैं, यही आपके अर्लियर 5 ईयर प्लान्स का क्या था, मेन बेस था। अर्लियर मतलब कि शुरुआत में जो भारत ने पंचवर्षीय योजना बनाई, लगभग 10 सालों तक, 1950 से 1960 तक, ठीक है, 60 भी नहीं कह सकते आप, 65 तक कह सकते हैं, 65 तक, तो भाई यही सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बैकएंड में ली और इन्हीं को बेस बनाया। क्या बेस बनाया कि भाई हमारे पास में पॉवर्टी एंड करना है, इग्नोरेंस, डिजीज, ठीक है, और जो अपलिफ्टमेंट करना है किन लोगों का, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनको फुलर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उतनी अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए जितने के वो हकदार हैं या जिससे उनका डेवलपमेंट हो सकता है। ये बात उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोली, सिर्फ इसलिए नहीं बोली क्योंकि बात बोलनी थी, उन्होंने इसलिए बोली बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस डलवाए गए हैं, ठीक है। रिजर्वेशन का प्रोविजन कहाँ आया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही तो आया है ना, ठीक है। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन क्यों डलवाया गया ऐसा प्रोविजन, ताकि हम लोग सब लोग क्या कर सके, यूनानिमस यूनिटी पर आ सके, कोई भी डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ना हो। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आती? आगे बोलता है However, we need to know where we stand today. बोलते पॉवर्टी सिर्फ इंडिया का चैलेंज नहीं है, पॉवर्टी इंडिया के अलावा दूसरे देशों का भी चैलेंज है, ठीक है। बोलता है 300 मिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में जो क्या है, पुअर है, ठीक है। तो ना सबसे पहले तो भाई अभी पुअर 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 शब्द कहा जा रहा है, हम लोगों को इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करनी है कि पुअर कौन है। आपको पता है हर देश का गरीब को डिफाइन करने का अपना अपना अलग अलग पैरामीटर है, ठीक है। हर आदमी गरीब को अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है, ठीक है। किसी के लिए गरीब कोई है, अब मतलब जो अमेरिका के लिए गरीब है ना, वो इंडिया के लिए अमीर है, ठीक है, और जो इंडिया के लिए गरीब है वो जिम्बाब्वे के लिए अमीर है। बात समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशंस हर जगह के पॉवर्टी का डेफिनेशन अलग अलग आता है। यहाँ इंडिया में भी पॉवर्टी का डेफिनेशन का बहुत सारा पैरामीटर्स है, ठीक है। कहीं पर कैपिटा इनकम के आधार पे, कहीं न्यूट्रिशनल कैलोरी इनटेक के आधार पे, कहीं जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार पे। अभी उसमें से एक दो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, बाकी बहुत सारा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन एक दो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है आज ही पढ़ लेंगे वो वाला जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला, तो आज ही पढ़ लेंगे। खैर आइए, तो बोलता है कि सिर्फ इंडिया, एक मिनट देखिए, चलो। तो बोलता है कि भाई हमारे यहाँ सिर्फ पॉवर्टी नहीं है, लेकिन हाँ मोर देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पुअर लिव इन इंडिया अलोन। पॉवर्टी दुनिया के और जगहों में भी है, लेकिन
1/5 पॉवर्टी का पॉपुलेशन इंडिया के अंदर क्या करता है, रिजाइड करता है, इंडिया में रहता है। और टोटल यहाँ पे 300 मिलियन ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कि बेसिक नीड से डिप्राइव्ड हैं, जिनको बेसिक नीड्स नहीं मिलती है। But the poverty has many faces which have been changing from place to place and across time. मतलब poverty का बहुत सारा चेहरा है, बहुत सारा मुखड़ा है, कभी poverty कुछ है, कभी poverty कुछ है। टाइम के साथ, समय के साथ, इकोनॉमी के साथ poverty का जो वो यू कैन से डेफिनेशन है या पॉवर्टी को बताने का जो तरीका है वो क्या होता रहता है, वो बदलता रहता है। आइए नेक्स्ट ये बात करता है, बोलता है poverty is a call to action for the poor and the wealthy alike, a call to change the world so that many more may have enough to eat, adequate shelter, access to education and health, protection from violence and a voice in what happens in their communities। बोलता है poverty किस चीज का चैलेंज है, poverty is a call to action for a call to change। बोलता है poverty कॉल कर रहा है, बुला रहा है या कह रहा है कि कुछ किया जाना चाहिए, ठीक है, एक्शन का मतलब है कुछ ऐसा कार्य किया जाना चाहिए फॉर अ कॉल टू चेंज, ताकि चीजें क्या हो सके, बदल सके। ठीक है, क्या चीजें बदलने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इतना हो कि वो खा पाए, ठीक है, एडिक्वेट शेल्टर, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस, ये सब बात आप समझ रहे हैं, एंड अ वॉइस इन व्हाट हैपेंस इन देयर कम्युनिटीज। तो ये सारी बात तो समझ में आती है कि भाई प्रॉपर खाना होना चाहिए, प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए, घर होना चाहिए, ठीक है, बेसिक सारी एमिनिटीज यू कैन से फैसिलिटीज और एमिनिटीज होनी चाहिए, साथ में उनका सोशल रिकॉग्निशन भी होना चाहिए। आप एक वर्ड लिख लीजिए, सोशल रिकॉग्निशन भी होना चाहिए, मेरे से छूट गया यहाँ पे ये वर्ड लिखना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस के आगे एंड अ वॉइस इन व्हाट हैपेंस इन देयर कम्युनिटीज, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग सोशल रिकॉग्निशन। ठीक है, कि मतलब समाज में क्या हो रहा है उसमें उनको भी बोलने का अधिकार हो, दैट इज कॉल्ड सोशल रिकॉग्निशन। इसको हम लोग बोलते हैं कि समाज में उनकी कुछ पहचान होनी चाहिए, उनकी कुछ जगह होनी चाहिए। ठीक है, देयर इज अ कॉल फॉर चेंज। ठीक है, इन बदलावों का कॉल है, ये बदलाव होने चाहिए। ठीक है, आगे बोलता है to know what helps to reduce the poverty, what works and what does not work, what changes over time, poverty has to be defined, measured and studied। बस यही बात है जो मैंने आपको एक लाइन में लिख दिया कि भाई पॉवर्टी को खत्म करने के लिए पॉवर्टी को पढ़ना, समझना, डिफाइन करना और उसको मेजर करना, मापना जरूरी है। ठीक है, जैसे किसी की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कराता है, डॉक्टर सबसे पहले पैथोलॉजिकल टेस्ट कराता है, उससे उसको क्या पता चलता है, उससे उसको फैक्टर्स और इंटेंसिटी का पता चलता है कि कौन सी बीमारी है, किस वजह से हो रही है और उसकी क्या इंटेंसिटी है। उसके बाद ही ना वो फिर उसको ठीक करने का क्या करता है, उपाय करता है, जो भी उपाय करता है। तो भाई अगर हम पॉवर्टी को मेजर नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम कभी भी उसको ठीक करने की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, ठीक करने के लिए, पॉवर्टी को ठीक करने के लिए जानना यह जरूरी है कि भाई पॉवर्टी आखिर है क्या। बोलता है पॉवर्टी के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, इट हैज टू बी लुक्ड एट थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। बोलता है बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि गरीबी है। ठीक है, क्या क्या बोलता है, बोलता है लेवल ऑफ इनकम सबसे बड़ा इंडिकेटर है। ठीक है, आप करिए, अंडरलाइन कीजिए बेटा, जहां जहां मेरे बुक में अंडरलाइन किया हुआ है वहां वहां आप अंडरलाइन कर लीजिए अपनी किताब में, बिल्कुल ठीक है। क्या एनसीईआरटी नहीं है, अच्छा कर ली, ठीक। बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, कमाई के लेवल से पता चलता है कि भाई क्या हो रखा है, सामने वाला अमीर है या गरीब है। अगला बोलता है लेवल ऑफ कंजम्पशन, सोशल इंडिकेटर्स, बहुत सारे सोशल इंडिकेटर्स हैं। सोशल इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, सोशल ये तो समझ में आता है, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम भी समझ में आता है, लेवल ऑफ कंजम्पशन भी समझ में आता है। सोशल इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, जात से पॉवर्टी का क्या लेना देना। हाँ लिखिए, सोशल इंडिकेटर्स को लिखिए, सोशल इंडिकेटर्स में लिखिए एक दो बार, एक तो इसको लगाने के बाद में पता ही नहीं चलता आदमी बोल क्या रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता। सोशल इंडिकेटर्स में लिखिए सबसे पहला वर्क कल्चर, क्या होगा, वर्क कल्चर,
environment, work culture, environment, lifestyle, ठीक है, ये सारे सोशल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखता है इंडिकेटर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। ठीक है, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है विथ स्टैंड द रिस्क। ठीक है, मतलब कि कौन सा व्यक्ति, विथ स्टैंड द रिस्क का मतलब होता है कि कौन सा व्यक्ति कितना ज्यादा सामने वाले के द्वारा दमन किया गया। दमन करने का मतलब होता है दबाना, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है दमन किया जाना। ठीक है, किसी को दबाना, दैट इज कॉल्ड वल्नरेबल टू समथिंग। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को जब भी मन करता है गणपति वो खींच लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, किशु इज वल्नरेबल। बात समझ में आया? ठीक, चलिए क्या हो गया, तो इंडिकेटर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी टू रिस्क एंड ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एक्सेस। ठीक है, बोलते हैं ये बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, एक एक करके फिर समझ लीजिए। लेवल ऑफ इनकम, ये पैरामीटर्स आपको जानने जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन से समझ में आता है कौन अमीर है कौन गरीब है। ठीक है, सोशल इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि कौन व्यक्ति अमीर है कौन गरीब है। अगला बोलता है इंडिकेटर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, किसका कितना ज्यादा दमन हो सकता है या नहीं हो सकता है, किसके कितना, कौन कितना इन्फ्लुएंशियल है, कौन कितना पावरफुल है, उसके पावर और इन्फ्लुएंस से समझ में आता है। एंड टूरिस्ट एंड सोशियो पॉलिटिकल एक्सेस, सोशियो प्लस पॉलिटिकल एक्सेस मतलब समाज में और राजनीति में उसकी कितनी पहुंच है। इससे भी पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति इन्फ्लुएंशियल है, कौन सा व्यक्ति इन्फ्लुएंशियल नहीं है, कौन सोसाइटी के प्रोमिनेंट पार्ट में है, कौन सोसाइटी के प्रोमिनेंट पार्ट में नहीं है। ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं ऑफ द स्टाइल ऑफ पर्सन इज बीइंग इन इट्स पार्टिकुलर लाइफ। ठीक है, ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं। अब आगे बोलता है हु आर द पुअर, बोलता है पुअर कौन है। तो यहां तो कोई बात नहीं करता है, बेफालतू की चीजें करता है। आगे बढ़ता है, फिर ये डिस्कस करता है कि पुअर कौन है। बोलता है अब यहां पे ये अभी भी डिफाइन नहीं किया कि पुअर कौन है। ठीक है, ये सिर्फ पिक्चरेस्क्यू दिखा रहा है, चित्रांकन कर रहा है। ठीक है, पिक्चरेस्क्यू मतलब कि कुछ ऐसा होगा तो व्यक्ति गरीब है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होगा तो व्यक्ति गरीब नहीं है। आइए देखते हैं क्या क्या बोलता है। बोलते हैं द पुअर पीपल पोजेसेस फ्यू एसेट्स। ठीक है, उनके पास कुछ संपत्ति होती है एंड रिजाइड इन कच्चा हटमेंट्स। और पता है क्या, ये सारी चीजें आप जैसे यहां पढ़ रहे हैं ना, आपको आगे भी वैसे ही पढ़नी होंगी। ऐसा नहीं कि क्लास 12th के लेवल या 11th के लेवल पे है तो आपको मतलब इतना बेयर स्टेज से लेके उठा करके चल रहा है बेसिक स्टेज से। ठीक है, आगे भी जब आप इकोनॉमिक सर्वे का भी डेफिनेशन देखेंगे ना, इकोनॉमिक सर्वे का डेफिनेशन तक यही कहता है कि भाई साहब पुअर के पास में ये चीजें होती हैं, उनके पास में ये चीजें होती हैं, ये चीजें नहीं होती हैं। तो मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि बुक्स एनसीईआरटी ने खुद से बना दिया है, ये गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वहां के डेफिनेशंस भी इसी तरीके से डिफाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो बोलता है कि भाई पुअर उसके वो है जिसके पास कम से कम एसेट है, बहुत कम संपत्ति का मालिक है। बोलता है रिजाइड इन कच्चा हटमेंट। ठीक है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है। विथ वॉल्स मेड अप ऑफ बेक्ड मड एंड रूफ्स मेड अप ऑफ ग्रास। कहने का मतलब देखो इतना ज्यादा वो पूरा एकदम क्या करके बता रहा है, पूरा एकदम डिस्कस करके बता रहा है कि भाई हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी। थैच बैम्बू एंड वुड, थैच बैम्बू मतलब कि बांस की झोपड़ी में रहता है ऐसा व्यक्ति। The poorest of them do not even have a dwellings। ठीक है, और बोलता है जो उसमें भी गरीब हैं, सबसे गरीब है, निहायत गरीब है, उनके पास अपना ड्वेलिंग्स भी नहीं है, मतलब सर छुपाने की जगह। ठीक है, ड्वेलिंग्स मतलब उनके पास कोई ड्वेलिंग्स नहीं है, कोई सर छुपाने की जगह नहीं है, वो फुटपाथ पे सोते हैं। ठीक है, कहने का मतलब वो रोड किनारे रहते हैं। इन रूरल एरियाज मेनी ऑफ देम आर लैंडलेस बट ऑब्वियस। ठीक है, जिसके पास जो गरीब है उसके पास जमीन नहीं है। Even if some of them possesses land, it is only dry or wasteland। अगर किसी के पास जमीन है तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, कूड़ा करकट है, उपजाऊ नहीं है, उसके पास कोई एग्रीकल्चर फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता। बिकॉज सरकार का मानना है कि अगर जमीन उपजाऊ है, ठीक है, सरकार का कहना है कि अगर जमीन उपजाऊ है तो वो व्यक्ति फिर गरीब नहीं है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो एग्रीकल्चर लैंड पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके अपनी बेसिक अर्निंग्स क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। तो बोलते हैं बैरन लैंड है, ठीक है, उपज नहीं होती है वहां पे। मेनी डू नॉट गेट टू हैव इवन 2 मील्स अ डे, ठीक है, जिनको ये सब आप लोग नॉर्मल जान रहे हैं इन सब सारी चीजों को। हाँ, बस आपको ये समझना है कि क्या ये चीजें आंसर में लिखी जा सकती हैं, तो जी लिखी जा सकती हैं आंसर में ये सारी चीजें, ठीक है। उनको 2 वक्त की का खाना नहीं मिलता है। स्टारवेशन एंड हंगर आर द की फीचर्स ऑफ पुअरेस्ट हाउसहोल्ड, ठीक है, गरीबों में जो सबसे गरीब हैं उनके पास 2 चीजों की दिक्कत है, पहला स्टारवेशन, पहला हंगर और देन स्टारवेशन, ठीक है, पहले हंगर और फिर स्टारवेशन, दोनों का अलग अलग मतलब मैंने लिखा हुआ है। हंगर का मतलब भूख होती है और कंटिन्यूअस हंगर का मतलब होता है स्टारवेशन, भूखमरी, ठीक है, पहले भूख उसके बाद आती है भूखमरी। तो आप ये लिख लीजिए, दोनों में अंतर है, ठीक है, हंगर और स्टारवेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर द इंडिकेटर्स कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, बहुत ही ज्यादा गरीब है। नेक्स्ट, द पुअर लैक बेसिक लिटरेसी एंड स्किल्स, भाई उसके पास रहने को मकान नहीं, खाने को खाना नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई की तो बात आती ही नहीं है। एंड हेंस दे हैव वेरी लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, उनको काम करने का मौका बहुत कम मिल रहा है। अगर अनस्किल्ड कोई काम होगा तो वो बेचारे कर पाएंगे, स्किल्ड कोई काम होगा वो बेचारे नहीं कर पाएंगे। आगे बोलता है, पुअर पीपल ऑल्सो फेस अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मॉल न्यूट्रिशन इज अलार्मिंगली हाई अमंग द पुअर, मतलब जितनी निगेटिव चीजें आप सारी भर सकते हैं, ठीक है, हर सेक्टर को उठा लीजिए, हर बेसिक नीड को उठा लीजिए और उसमें आप जितना लोएस्ट जा सकते हैं उतना लोएस्ट चले जाइए, ठीक है। आप पूरे के पूरे पॉवर्टी का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है। बेसिक नेसेसिटीज क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, इसका जो सबसे लोएस्ट लेवल होता है ना, उसको इमेजिन करके लिख दीजिए, पॉवर्टी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। मालन्यूट्रिशन, इल हेल्थ, डिसेबिलिटी ऑफ सीरियस इलनेस मेक्स देम फिजिकली वीक, हो गया, बात खत्म है। आगे बढ़ते हैं, जो समझाने वाला पॉइंट है उस पर समझाएंगे, उस पर टाइम देंगे, ये सारा पॉइंट उतना ज्यादा समझाने वाला कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल बातें हैं। नेक्स्ट, घर भी बना के दिखाया है कि देखो ऐसे ही घर में रहते हैं, ठीक। आजकल बड़े बड़े रिजॉर्ट में ऐसा घर बनता है, ठीक है, शौक से लोग रहता है ऐसा घर में। आइए आगे बोलता है, क्रोनिक इंडेटनेस, ठीक है, ये सब वर्ड पे आप टिक कर सकते हैं, इन सबको आप आंसर्स में यूज करेंगे, ठीक है। क्रोनिक इंडेटनेस का मतलब हो गया कर्ज का भी मकर जाल है। क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब समझ में आता है, क्रोनिक डिजीज क्या हुआ इसका मतलब, क्रोनिक किस चीज को दर्शाता है, बहुत हाई लेवल, ठीक है, एट अ वेरी हाई स्केल, ठीक है। तो बोलता है क्रोनिक इंडेटनेस, कर्ज में बहुत ही गंदी तरीके से डूबे हुए, ठीक है। एंड द पुअर्स आर हाईली वल्नरेबल, लिख दिया मैंने, एक्सपोज टू समथिंग, किसी रिस्क से एक्सपोज है, ठीक है। दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट देयर लीगल वेजेस, ठीक है, भाई साहब उनको जो पैसा मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता, वो नेगोशिएट करने की हालत में नहीं है। मतलब अगर उनको लगता है कि वो नेगोशिएट करेंगे, कोई तोल मोल करेंगे तो उनको नौकरी ही नहीं मिलेगी, रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो जो मिल रहा है उसको क्या कर लो, ले लो, नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं। No access to electricity, most poor households have no access to electricity, their primary cooking fuel is firewood and cow dung cake, ठीक है, ये सब नॉर्मल बातें चल रही हैं ये सब। A large section of poor people do not even have access to safe drinking water, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया कि भाई उनका लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा है कि बहुत मियर कंडीशन है। नेक्स्ट बोलता है कि उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, ये वो दिस दैट। अब अलग अगली बात बोलता है जेंडर इनइक्वालिटी है, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी, एक तो पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड है, दूसरा जेंडर इनइक्वालिटी है। जेंडर इनइक्वालिटी आप समझ रहे हैं, इसमें कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन और अदर डिसीजन मेकिंग विद इन द फैमिली, इसका कोई ये नहीं है। पुअर वुमेन रिसीव लेस केयर ऑन देयर वे टू मदरहुड, ठीक है, जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको मातृत्व के समय उनको सही तरीके से कोई खाना पीना नहीं मिलता है, कोई दवा नहीं मिलती है, कोई मेडिकेशन फैसिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है। मैटरनिटी डेथ्स बहुत ज्यादा है पुअर पीपल में, ठीक है, जिसके लिए, जिन सब के लिए सरकार ने आज के दिन कोई ना कोई स्कीम बना दी है। आप इनमें से जितनी चीजों को उठाएंगे, हर चीज पर आपको एक स्कीम अभी अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप देख लीजिए ना, क्रोनिक इंडेटनेस से बचने के लिए सरकार ने क्या बनाया, लो इंटरेस्ट पे एसएचजीज बहुत सारे चल रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, सरकार ने जनधन खाता योजना चलाया, सरकार ने अभी वो जो चला है ना हेल्थ केयर के लिए चला है, कौन सा
नाम याद दिलाओगे? आयुष्मान, हाँ आयुष्मान योजना चला, फिर उसके बाद उज्ज्वला योजना चला, किस चीज के लिए? गैस के लिए। ठीक, तो तुम हर एक परेशानी पकड़ लो और उस हर एक परेशानी को मैच करता हुआ तुमको एक स्कीम दिखाई दे जाएगा। ठीक है, छोटे बहुत छोटे बच्चों के लिए ये फायरवुड और काउडन वाले के लिए उज्ज्वला योजना हो गया, बहुत छोटे सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए बताओ अभी नल जल योजना चल रहा है। ठीक है, और चलते हैं आगे, जेंडर इनइक्वालिटी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वुमेन सेफ्टी के लिए, वुमेन मदरहुड सेफ्टी के लिए आंगनबाड़ी। ठीक है, तो हर चीज हो गया। क्या हुआ? आंगनबाड़ी में जाना है? ठीक है, मम्मी पापा आ गए? चलिए, तो सारी चीजों के लिए सरकार के पास कोई ना कोई फैसिलिटी है। अब घर के लिए बताओ, घर के लिए कौन सी फैसिलिटी है? अरे होम लोन बेचारे गरीब लोग कहाँ से लेंगे जो अंगूठा छाप है। इंदिरा आवास सुने? इंदिरा आवास कभी तो स्कीम का नाम सुने? नहीं सुने? ठीक है, इंदिरा आवास योजना के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, घर बनाने के लिए लोगों को पैसा मिलता है, जिनके पास लैंड है और घर नहीं है, ठीक है, उनको मिलता है इंदिरा आवास। ठीक है, लैंड के लिए कोई पैसा सरकार नहीं देती। अगर आपके पास में कहते हाउसिंग का लैंड है और आप घर नहीं बना पा रहे हैं तो उसके लिए इंदिरा आवास, तो सरकार सब कुछ तो दे ही रही है, बच्चा को पढ़ा ही रही है, दिन का खाना दे ही रही है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इंदिरा आवास दे ही रही है, नल जल योजना दे ही रही है, पीडीएस में राशन दे ही रही है। ठीक है, उसके बाद और क्या मिलता है? क्या हुआ? बोलो भाई, कुछ तुम लोग भी कंट्रीब्यूट कर लो। रिजर्वेशन तो अनदर थिंग, रिजर्वेशन इज अनदर पॉइंट ऑफ थिंग। देखो बाबू, पॉवर्टी स्कीम्स रिजर्वेशन देख के नहीं ना दी जाती है। ठीक है, आप रिजर्वेशन की बात इस चैप्टर में ना करें। ठीक है, पॉवर्टी के अंदर ऐसा कुछ थोड़ी ना है कि इंदिरा आवास ओबीसी वाले को, एससी एसटी वालों को मिलेगा और जनरल कैटेगरी में कोई अगर गरीब है तो उसको नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, क्या हो? कौन? ऋषभ को कुछ मत बोलो, मार देगा, तुम वल्नरेबल हो। ऋषभ प्रीडोमिनेंट है। चलो आगे। तो बहुत सारी ऐसी हो गया शांत हो जाओ, बोरिंग हो रहा था इसलिए 2 मिनट रुक गए थे। चलो, तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें कि आपको क्या कर रही है, गवर्नमेंट इन सब चीजों में सपोर्ट कर रही है। ऐसे और भी बहुत सारी स्कीम्स है, गवर्नमेंट दोनों तरीके से, ठीक है, दोनों तरीके से कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही क्या कर रही है, इसमें प्रयास में लगी हुई है कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसको सही तरीके से इंडिया में अपॉर्चुनिटीज मिले। हाँ, रिजर्वेशन पे यहाँ पे नहीं जाएंगे बिकॉज यहाँ पे रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई मान लो पुअर है तो ऐसा तो नहीं है कि एसटी कम्युनिटी वाले को अंत्योदय वो मिल रहा है उज्ज्वला योजना, और अगर कोई जनरल कैटेगरी में पुअर है तो उसको उज्ज्वला योजना का फायदा नहीं मिल रहा है या आयुष्मान योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं ना है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि रिजर्वेशन वालों को अलग से कोई फैसिलिटी है। अगर कोई पुअर है, कोई बीपीएल कैटेगरी में है तो फिर वहां पे ऐसा नहीं है कि वो ये देख रहा है कि एसटी है कि एसटी है कि जनरल कैटेगरी है कि ओबीसी है, को जो भी है उनको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो तो अलग चीज है ना, वो तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ठीक करने के लिए जो पहले सोशली डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी थी उसको अपलिफ्ट करने के लिए ना रिजर्वेशन वाला कैटेगरी लाया गया, तो वो अलग चीज है। आइए उससे हम लोग बात ना भी नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। अभी इस चैप्टर के अंदर बोलता है इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखो पुअर का आइडेंटिफिकेशन, पहले हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भाई पुअर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉवर्टी का होगा। यहाँ इन्होंने बोला कि भैया पुअर को अगर आइडेंटिफाई करना है तो कैसे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स हैं पुअर को आइडेंटिफाई करने के। पहला बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट्स। ये कुछ आधार हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे आधार हैं। ठीक है, बोलते हैं उनके ऑक्यूपेशन के आधार पे कि वो काम क्या करते हैं, उनके ओनरशिप ऑफ एसेट्स कितना संपत्ति उनके पास में है, ये सारी चीजें हैं। आगे बोलता है द स्टेट दैट द रूरल पुअर वर्क मेनली एज लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स। ठीक है, दे स्टेट, वो लोग बोलते हैं कि अब देखो पुअर भी 2 तरह के इन्होंने बताए। ठीक है, इस पैराग्राफ में इन्होंने 2 तरह के पुअर्स के बारे में चर्चा की है। पहला, एक वो जो रूरल पुअर है, ठीक है, जो व्यक्ति गांव में रहता है और गरीब है, और दूसरा वो व्यक्ति जो शहर में रहता है और गरीब है, जिनको उन्होंने माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज का नाम दिया कि भाई शहर में गरीब होने की वजह से वो माइग्रेट करके, गांव में गरीब होने की वजह से वो माइग्रेट करके शहर में आए, लेकिन शहर में भी वो क्या है, गरीब हैं। ठीक है,
तो बोलता है who had migrated to urban areas in search of alternative employment and livelihood, laborers who do a variety of casual jobs, and the self-employed who sell a variety of things on roadsides and are engaged in various activities। मतलब पहले तो इसने पुअर लेबरर्स के बारे में बात करी, जो रूरल लेबरर्स थे, जो लैंडलेस लेबरर्स थे। बोलता है कि वो रूरल के पुअर हैं, ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं वहां उनको एग्रीकल्चर में काम नहीं मिल रहा है, फिर वो माइग्रेट करके अगर शहर में आ रहे हैं, शहर में आकर के वो रोड साइड इधर उधर क्या कर रहे हैं, सामान वगैरह बेच रहे हैं, तो वैसे लोग अर्बन पुअर कहलाएंगे। तो दो तरह का पुअर कैटेगराइजेशन किया गया है, एक रूरल पुअर, दूसरा अर्बन पुअर। आइए आगे और बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कुछ एक डेफिनेशन दिया हुआ है, कोई बहुत खास डेफिनेशन नहीं है लेकिन ठीक ठाक मतलब वो है, कुछ बातें लिखी हुई है। बोलता है पॉवर्टी क्या है। पुअर मतलब गरीब, पॉवर्टी मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर। ठीक है, आप एक वर्ड लिख लीजिए, द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर। गरीब होने की दशा गरीबी कहलाती है। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर। ठीक है ना। अब अगर कोई आपसे पूछे कि गरीबी क्या है तो आप इस एक लाइन में उसको डिफाइन कर सकते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है, पॉवर्टी इज द फियर फॉर द फ्यूचर, हैविंग फूड वंस इन अ डे। पॉवर्टी क्या है, जब आप अपने फ्यूचर के लिए घबराते हैं, परेशान होते हैं। ठीक है, जब आप एक समय खाते हैं दूसरे समय का आपको पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉवर्टी बोलते हैं। बोलते हैं और पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी इज पावरलेसनेस, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रीडम। ये भी क्या है, पॉवर्टी है। तो जितनी बेसिक एमिनिटीज हैं, अगर वो बेसिक एमिनिटीज आपको नहीं मिलती हैं तो भैया आप क्या कहलाते हैं, आप पुअर कहलाते हैं। अभी तक बात जो थी ना ये सिर्फ हवा हवाई में चल रही थी, मेन बात अब चालू हुआ है। हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड। यहां हम लोगों को काम की चीज पढ़नी है, इससे पहले हम लोग बेफालतू की चीजें कर रहे हैं। जी आइए पहले हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड। बोलता है कि भाई हमारे पास में बहुत सारा तरीका है पुअर पीपल को आइडेंटिफाई करने का, जिसमें से हम लोगों को क्या करना है। बोलता है एबल टू आइडेंटिफाई। हम लोग जब पुअर को आइडेंटिफाई करने चलते हैं तो वी हैव टू स्केल टू मेजर पॉवर्टी। हमारे पास में फॉर दिस देयर इज अ नीड टू डेवलप अ स्केल टू मेजर पॉवर्टी। जरूरत थी कि एक ऐसा स्केल बनाया जाए जो पॉवर्टी को मेजर कर पाए, गरीबी को मेजर कर पाए। ठीक है, एंड द फैक्टर्स मेक अप द क्राइटेरिया फॉर दिस मेजरमेंट और मैकेनिज्म नीड टू बी केयरफुली चूजन। और ये जो पॉवर्टी मेजरमेंट स्केल बनेगा उसमें क्या फैक्टर्स रहेंगे, क्या फैक्टर्स कहेंगे कि हाँ भाई इन फैक्टर्स का ये पोजीशनिंग बताएगा कि आदमी पुअर है और ये पोजीशनिंग बताएगा कि वो पुअर नहीं है। तो इसमें दो तरह के प्रयास, कुछ प्रयास प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में किए गए, जिसमें से एक दादा भाई नौरोजी का प्रयास है। इन्होंने चैप्टर नंबर 1 में जब हमने पढ़ा था तो इन्होंने एक प्रयास और किया था, दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम निकालने का प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने, जिसके रिजल्ट बहुत इनकंसिस्टेंट आए थे। तो फिर उसमें एक और दूसरे व्यक्ति का नाम चर्चा में आया था उस चैप्टर में। ठीक है, VKRV राव। ठीक है, जिन्होंने जो नेशनल इनकम का और पर कैपिटा इनकम का एस्टिमेशन किया तो उसकी कंसिस्टेंसी बढ़िया थी। दोबारा फिर दादा भाई नौरोजी का नाम आ रहा है। ठीक है, और एक बार और दादा भाई नौरोजी का नाम आगे भी आएगा। ठीक है, जब वो अच्छा इनका कहीं नाम और एसोसिएटेड है, जानते हैं आप लोग दादा भाई नौरोजी का क्या कहीं नाम एसोसिएटेड हो? हाँ वो तो ठीक है, मतलब इनका कहीं कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन भी था क्या? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कुछ आइडिया है? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कहाँ हुआ था? नहीं मतलब हाँ, मतलब क्या क्या इंडिया उसमें शामिल हुआ था? ठीक है, कौन गया था? महात्मा गांधी गए थे, है ना? ठीक है, उस टाइम इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट में एक बहुत बड़ा नाम थे दादा भाई नौरोजी।
ठीक है, जो शायद बाद में, मुझे एकदम अच्छे से नहीं याद है इसलिए मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, शायद बाद में वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हुए थे या कुछ हुए थे, कांग्रेस पार्टी से एसोसिएट हुए थे, मुझे एकदम अच्छे से नहीं याद है इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी वाला कोट नहीं किया है मामला, अभी भी मैं उसको कोट नहीं कर रहा हूँ। खैर, दादा भाई नेहरू वॉज अ प्रोमिनेंट नेम इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला, पोवर्टी लाइन, ठीक है, पोवर्टी लाइन। तो सबसे पहले हम लोग ये पोवर्टी लाइन देख लेते हैं कि क्या कहता है। पोवर्टी लाइन में हमारे पास में ये कैटेगराइजेशन है, ठीक है, ऊपर नीचे जो बाकी बात लिखी हुई वो हम बाद में आपको बताते हैं, ठीक है। पोवर्टी लाइन में एक ये कैटेगराइजेशन है कि भाई पुअर के अंदर कुछ लोग हैं और नॉन पुअर के अंदर कुछ लोग हैं। तो ये कैटेगराइजेशन, इससे बढ़िया भी एक कैटेगराइजेशन है जो नेक्स्ट हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इसमें ना 3 सेगमेंट को इन्होंने पुअर के अंदर रखा, एब्सोल्युटली पुअर, ठीक है, वेरी पुअर एंड पुअर, एब्सोल्युटली पुअर। इसमें और इसमें क्या फर्क लगता है? एब्सोल्युटली पुअर, ठीक है, बिल्कुल ही प्रचंड गरीब, ठीक है। अब क्या किया, यही बोला जाता है, वेरी पुअर बहुत गरीब, पुअर गरीब, ठीक है, नॉट सो पुअर ठीक ठाक गरीब है, मतलब चलता है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, उसके बाद द वेरी रिच, अब बोलो वेरी रिच, मिलेनियर और बिलीनियर, ठीक है। क्या बोला? विजेंद्र चौधरी, ठीक है। वो तुम्हारे वो स्कूल वाले भी तो, क्या नाम है उनका? नंदू बाबू। आई चल, सॉरी। तो पहले हम लोग दादा भाई नेहरू के पोवर्टी लाइन का कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उनका कंसेप्ट। उनके कंसेप्ट में पहली बात है, देखिए, अंडरलाइन भी कीजिए, ही यूज्ड द मेनू फॉर अ प्रिजनर and used a appropriate prevailing price to arrive at what they may be called jail cost of living। बोलता है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। सबसे पहले बात आप में से ये सवाल कीजिएगा कि सर उनको कहीं कुछ और नहीं मिला कि उन्होंने मेनू कार्ड जेल का उठा लिया, ठीक है। जेल में मिलता ही क्या है खाने को? जेल में क्या मिलता है खाने को, बिहारी बताइए। अरे मजाक कर रहे हैं, मूवी वूवी देखा है ना? जेल में मिलता है रोटी, चावल, दाल, सब्जी का पता नहीं, रोटी चावल दाल का तो हमको पता है। अरे हम क्या हुआ? अरे तुम लोग जेल नहीं गए हो? अरे बाहर में, अंदर अंदर, अरे घूमने के लिए भी नहीं हो कभी? हम गए हैं घूमने। अरे नहीं यार, भेंट करने गए थे आदमी। हाँ नहीं, दिल्ली में नहीं, यहाँ अपना क्या नाम है, खुदीराम, वो केंद्रीय कारागार उसमें गए। क्लाइंट जेल में क्या करेगा? आप बताइए क्या करेगा? नहीं चल, सबसे पहले जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को आप डिफाइन कर लीजिए अपने पास। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इज द कॉस्ट इनकर्ड, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इज द कॉस्ट इनकर्ड by the government in the upkeep, in नहीं लिखना सही चाहिए, सही मेरे ख्याल से for the upkeep होना चाहिए, गलती लिख लिया, for the upkeep of a prisoner।
और इसका जो मतलब कि आइडेंटिफाइड मीनिंग है, मतलब जिस चीज के लिए इसको यूज किया गया, ठीक है, वो समझिए कि क्या है। वो यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम बेसिक अमाउंट। मतलब जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या बताने की कोशिश कर रहा था, ये बताने की कोशिश कर रहा था एक मिनिमम बेसिक अमाउंट वन ऑन टू सस्टेन लाइफ। ठीक है, मतलब एक मिनिमम बेसिक अमाउंट एक आदमी कमाए जिससे जिंदगी चल सके, ठीक है, इसको सस्टेन करने के लिए जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब समझते हैं ना, जीने के लिए कितना पैसा लगता है। तो जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खाना। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, दादा भाई नौरोजी ने बोला कि भाई एप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइस उठा लेंगे, ठीक है, और किस चीज का प्राइस उठाएं, इसके लिए जो मेनू होगा वो मेनू कहाँ का उठा लेंगे, मेनू उठा लेंगे फॉर अ प्रिजनर। अभी भी अगर आप मतलब नहीं समझ पाए तो हम आपको समझा देते हैं। प्रिजनर को सबसे कम फैसिलिटी दी जाती है, उससे कम फैसिलिटी किसी भी नॉर्मल आदमी को नहीं मिलेगी, या उतने फैसिलिटी जितनी एक प्रिजनर को दी जाती है, दैट इज द मिनिमम बेसिक। ठीक है, जिसमें कि सर्वाइवल पॉसिबल है, ठीक है, आदमी जी सकता है। ठीक है, इसीलिए जब उन्होंने कॉस्ट ऑफ लिविंग को कैलकुलेट करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेनू कहाँ का उठाया, जेल का। मतलब कि जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ सर्वाइवल है, ठीक है, उसमें कितना पैसा लगता है, फॉर दैट दे कॉल्ड इट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्लियर है, मतलब कि जेल के अंदर जितना लगता है ना, अगर उतना भी कमा लेगा कोई इंसान तो वो जेल से बाहर सर्वाइव कर जाएगा। That's why the thing which is taken is jail cost of living. अब बोलता है कि भाई जेल में तो सिर्फ कौन होते हैं, एडल्ट। ठीक है, जेल में कौन होता है, मतलब जो भी होता है मोस्टली लोग एडल्ट होते हैं, क्योंकि जो आपका एडल्ट नहीं होता है, जो माइनर होता है, वो जेल में तो होता ही नहीं। ठीक है, अगर उसने कोई क्राइम किया है तो वो कहाँ रहता है, अगर कोई माइनर कोई क्राइम करता है तो कहाँ रहता है, रिमांड होम में, जिसको हम लोग जुवेनाइल होम भी बोलते हैं। ठीक है, जुवेनाइल होम बोलते। तो उन्होंने जेल कॉस्ट लिया, तो उनका कहना था कि भाई यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो एडल्ट का है। ठीक है, वो किसका है, एडल्ट का है। फिर उन्होंने उसको बोला कि लेकिन एक्चुअल इकोनॉमी में तो सिर्फ एडल्ट नहीं। ठीक है, जेल में एडल्ट रहते हैं, लेकिन एक्चुअल इकोनॉमी इज अ कलेक्शन ऑफ एडल्ट एंड चिल्ड्रन। वो उसमें एडल्ट भी हैं, उसमें चिल्ड्रन भी हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला he therefore appropriately adjusted this cost of living to arrive at the poverty line। मतलब उनको ना एक मिनिमम बेसिक अमाउंट चाहिए बेटा, मिनिमम बेसिक अमाउंट, ठीक है, जिसको वो खोज रहे हैं, और उसको एडअप करके वो एक पैसा निकालेंगे, बोलेंगे कि इतना अगर कमा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कमा रहा है, उससे कम है, तो भाई वो क्या है, गरीब। ठीक है, तो वो उसी चीज का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कॉस्ट ऑफ लिविंग को एडजस्ट किया टू अराइव एट पॉवर्टी लाइन। एडजस्ट इसलिए करना पड़ा कि भाई जेल में सिर्फ एडल्ट, लेकिन बाहर इकोनॉमी में एडल्ट के अलावा बच्चे भी हैं, जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन क्या है, उनका कम है। और उन्होंने क्या क्राइटेरिया लिया, वो क्राइटेरिया हम आपको पहले समझा देते हैं, आप उसको अपनी कॉपी में एक बार बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो बुक में लाइन लिखा हुआ है वो हम आपको पढ़ा देंगे। बना लीजिए इसको कॉपी में, कहीं भी छोटा छोटा बना लीजिए भाई। ये पीडीएफ तो भाई हम भेज ही देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। जिनके पास बुक नहीं है उनको तो हम पीडीएफ वाला भेज ही देंगे, जिनके पास बुक है एटलीस्ट वो तो कहीं पर बना लीजिए। छोटा छोटा बनाइए ना, इतना बड़ा बड़ा नहीं बनाना, छोटा बना लीजिए। आप सिर्फ लिख दीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट, छोटा सा बना लीजिए। ठीक, ऐसे भी ये चीज आपको उतना बनाने की जरूरत नहीं है, जो लिखना है वो यहाँ से लिखना है, तो आप यहाँ से लिख के छोटा सा एक कहीं पे टेबल बना लीजिए, जगह है कहीं पे।
हाँ राइटिंग तो मेरा ही। चलिए फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया। हाँ ये तो बहुत बढ़िया 5%। एक बात नहीं करो, अभी ऊपर नहीं लिखे। अरे चलो यहाँ से लिखो, जान जान के तो बहुत धीरे लिखता है, वो समझ में नहीं। तो इसके बाद अगला टॉपिक चल ही नहीं पर लिख क्या है, कहाँ लिख क्या नहीं, खाली हाथ बैठा हुआ लगा लिया लिख रहा है। एग्जाम में बोला लिख दो। जितना ही ब्राइट स्टूडेंट था वैसा ही हार्दिक होता है। डर भाई निकल गया। हो गया, यहाँ तक हो गया। अरे तुम पहले लिखो तो सही समझा। ये इंटू लिखा हुआ 2/3 एडल्ट 2/3 इंटू 1, इधर लिखा है 1/3 इंटू 1/2 इंटू 0। क्या हो गया? 1 मॉडुलस में नहीं आई, कहीं ब्रैकेट में है, मॉडुलस नहीं है। इतना भी मैथ मत भाव में लो भाई, बाप रे मॉडुलस उधर सब पढ़ा देगा ये तो। 12 साल बाद मॉडुलस सुने होंगे। मैथ वाला बच्चा नहीं है, देखिए मौका मिलने की बात चालू है। तो तुम हमसे फोन करके पूछ लेते 4 दिन में क्या पढ़ा है। पीडीएफ भेज दें, कौन सा वाला बाबू? ये 2/3 + 0 + 1/2। हाँ तो इसको पूरा टोटल करके दिखाया हुआ है कि ये 3/4 ऐसे बनेगा। अब आ जाओ थोड़ा टोटल, अब समझ में। ये अलग है यहाँ से, आप समझा दे रहे हैं, लिख लिए कहीं और लिख लीजिए, अगल बगल आजू बाजू। दादा भाई नवजी पूरा पूरा एकदम मैथ लगा दिए थे, ज्यादा तेज हो गए थे। ये नहीं भाई, मेरा बुक नहीं, तो हम कल परसों में लिखे हैं। अपने टाइम में हम इतना नहीं पढ़े थे। हाँ क्या कह रहे हो? पढ़ना नहीं पड़ेगा तो भाई ये सारी चीजें नहीं समझाएंगे नहीं। मेरे टाइम में तो इंडियन इकोनॉमिक्स था ही नहीं ना, मेरे तो 11th में कौन ही पढ़ता है, वो भी हमारे क्लास टीचर थे तिवारी जी। ठीक है, तब तो और पढ़ने का जरूरत नहीं था। ठीक है, वो आधा पीरियड तो क्लास वो डायरी साइन करने में लगा देते थे, आधा पीरियड अटेंडेंस में लगा देते थे। ठीक है, आधा में क्या ही बोले, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे जाएगा। चल
आइए तो क्या हुआ, बस इसी को समझा रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भाई जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से अगर हम चले तो जेल में ज्यादा एडल्ट हैं लेकिन मार्केट में एडल्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ एडल्ट नहीं है इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर एडल्ट भी है और बच्चे भी हैं। और बच्चे में भी दो तरह के बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो बिल्कुल ही अभी बॉर्न हुए हैं, बिल्कुल ही इन्फेंट हैं, जिनका कोई भी इनटेक नहीं है, जीरो। और उन्होंने बोला कि अगर 2/3 हमारे इकोनॉमी में एडल्ट है तो बचे हुए 1/3 क्या है, बच्चे। उन 1/3 में उन्होंने बोला कि आधे बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई भी इनटेक नहीं, दे डोंट हैव एनी इनटेक। ठीक है, और जो बाकी आधे बच्चे हैं, जो बाकी आधे बच्चे हैं, उनका जो खुराक है या वो जो इनटेक करते हैं वो एडल्ट जितना इनटेक करते हैं उसका क्या करते हैं, आधा करते हैं। ठीक है, ये बुक में जो एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ है कहाँ, वो यहाँ लिखा हुआ है 1/6 नील, 1/6 हाफ, ये ऐसे करके लिखा हुआ है। हम बुक पर भी आते हैं तो 1/6 नील जो निकला ना बेटा, यहां से निकला है 1/6 नील। ठीक है, उसके बाद निकला 1/6 हाफ, यहां से निकला है 1/6 हाफ। ठीक है, और निकला है 2/3 फुल, वो यहां से निकला है 2/3 फुल। और जब इसको टोटल एड अप किया गया तो ये निकला है 3/4 फुल। मतलब अगर जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग 1 रुपया आती है, 1 रुपया, तो हमारे इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो जाएगी, 3/4। ठीक है, ये बात कहा गया है आपका कहा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाल के। अब उसको आप बुक में अपने अंडरलाइन कर लीजिए, पेज नंबर 63 पे दिया हुआ है आपका ये वाला पॉइंट। ठीक है, कहां पे दिया हुआ है तो वो आप देख लीजिए, पेज नंबर 63 में सेकंड पैराग्राफ आपका इसी से डील करता है। ये रहा, ठीक है, यहां पे ये इसी चीज से डील करता है। बोलता है फॉर दिस एडजस्टमेंट he assumed that 1/3 population consisting of children and half of them consumed very little while the other half consumed half of the adult diet। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था इसलिए हम पीछे बना के आपको बता दिए कि आधे बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं, जो बचे हुए आधे बच्चे हैं वो बच्चे जो एडल्ट का जो डाइट है उसका आधा कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से करके उन्होंने निकाला कि 1/6 वो कुछ नहीं, फिर प्लस 1/6 हाफ ऑन करते, प्लस 2/3 फुल। ये एडल्ट का पोर्शन हो गया, ये उन बच्चों का हो गया जो बिल्कुल इन्फेंट हैं, ये उन बच्चों का हो गया जो कुछ अर्न करते हैं, मतलब कुछ उनको चाहिए खाने के लिए। The weighted average of the consumption of the 3 segments give the average poverty line। ठीक है, जो इसका वेटेड एवरेज निकलता है उतना एक्सपेंस चाहिए कि भाई हमारे पास अगर उतना लोगों के पास में आमदनी है खर्च करने के लिए तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, अगर वो भी नहीं है तो वो पॉवर्टी लाइन से क्या है, नीचे है। ठीक है, ये किसने निकाला, ये दादा भाई नौरोजी का निकाला हुआ कंसेप्ट है। कब ये कंसेप्ट आया, तो ये कंसेप्ट आया भाई साहब कब, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में। अब आता है कुछ ऐसे भी कंसेप्ट हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में आए और उनसे रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। सबसे पहले ये 3 इंपॉर्टेंट डेट आप लिख लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है 62, 79, 89 और 2005। ये सब प्रयास हैं किस चीज के, आइडेंटिफाई करने के कि पुअर कौन है। These all are taken by government post independence। 1962 में प्लानिंग कमीशन ने क्या बनाया, प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप बनाया। फिर 1979 में अनदर बॉडी कॉल्ड द टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड वाज फॉर्म्ड। 1989 में ये बनाया गया। ठीक है, पहला स्टडी ग्रुप बनाया गया, फिर एक टास्क फोर्स बनाई गई 1979 में, फिर 1989 में और 2005 में 2 एक्सपर्ट ग्रुप्स बनाए गए। काम सबका क्या था, ठीक है, पॉवर्टी लाइन को डिस्कस करना और पैरामीटर्स निकालना कि हम कैसे पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करेंगे। ये पॉवर्टी लाइन उसी के हिसाब से बनाई गई है।
ठीक है, ये एक रैंकिंग चार्ट है, यू कैन से इट्स अ रैंकिंग चार्ट, जिसपे कंजम्पशन के लेवल से डिफरेंट रैंक्स असाइन किए गए हैं और उनको डिफरेंट नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़, बस इसी को कंप्लीट करेंगे, आगे कोई दूसरा पोर्शन नहीं लेंगे, आप लोग रुक जाइए थोड़ा 2 मिनट। बस ये पैराग्राफ हम आपसे डिस्कस करके, ठीक है, कैटेगराइजिंग पॉवर्टी कल डिस्कस करेंगे, बस ये पैराग्राफ आपसे डिस्कस करेंगे। मीटिंग खत्म हो गया, कर दो बाबू स्टार्ट। हो गया स्टार्ट। बोलता है फॉर डिफाइनिंग द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग पॉवर्टी, ठीक है, स्केलिंग मेथड के हिसाब से, ये जो पैराग्राफ है ये स्केलिंग मेथड के हिसाब से है, विच इज बेस्ड ऑन इनकम, जो कि इनकम के आधार पे स्केल किया गया है। हमने पॉवर्टी लाइन को पहले 2 ब्रॉड सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, पुअर एंड नॉन पुअर, ठीक है। बोलता है पुअर एंड नॉन पुअर, एंड द पॉवर्टी लाइन सेपरेट्स द टू, जो पॉवर्टी लाइन है इसके ऊपर नॉन पुअर, इसके नीचे पुअर। फिर पुअर में डिफरेंट सेगमेंटेशन और नॉन पुअर में डिफरेंट सेगमेंटेशन हो सकता है। ये पहला बेसिक लाइन ऑफ डिमार्केशन है पुअर और नॉन पुअर के बीच में। However, there are many kinds of poor, जो कि इसने बताया, और फिर उसके बाद इसी तरीके से रिच का भी बहुत सारा काइंड्स बताया, जो कि हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम यहाँ बना हुआ है आपका, ठीक है। इस डायग्राम पे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से। तो ये डायग्राम रीड करना अपने को बहुत जरूरी है और पूरा पहचानना समझना, कौन क्रोनिक में आता है, कौन ट्रांजिएंट में आता है, कौन नेवर पुअर में आता है। तो कल का हम लोगों का क्लास पूरा इसके ऊपर बेस्ड होगा। हम लोग ये पूरा डायग्राम कल अच्छे से डिस्कस करके समझेंगे, और आपको इसको मतलब लाइटली नहीं लेना है, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है अभी आपके इंडियन इकोनॉमी के अंदर। चलिए, तो इससे पे हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग फिर कल की क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। बंद कर दीजिए बेटा, बाकी लोग अभी असाइनमेंट